बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। दिस इज़ मतीउल अली और हम डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक है। तो टॉपिक है कि इंटीग्रेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो कैटलिस्ट्स फॉर द बायो हाइड्रोजन प्रोडक्शन, यानी नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो कैटलिस्ट के ज़रिए हम बायो हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैसे करते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। तो ज़रा स्टार्ट लेते हैं कि यार हम ज़रा देखते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी है क्या। व्हाट इज़ अ नैनो टेक्नोलॉजी? तो नैनो टेक्नोलॉजी, इसको नैनो टेक भी कहते हैं, इज द यूज ऑफ मैटर ऑफ एन एटॉमिक मॉलिक्यूलर और पैरा मॉलिक्यूलर स्केल फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। अगर किसी मैटर को हम नैनो स्केल पे यूज़ करेंगे और जिन प्रोसेसेस के ज़रिए, जिन मेथड्स के ज़रिए यूज़ करेंगे, तो हम उसको कंसिडर करेंगे एज नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी बहुत सारी कंट्रीज़ में यूज़ हो रही है और बहुत सारी फील्ड्स में नैनो टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग यूज्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज़ टू हेल्प ट्रीट डिजीज़ एंड प्रिवेंट हेल्थ इश्यूज़। और इसी तरह दो द अम्ब्रेला टर्म फॉर दिस काइंड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इज़ नैनो मेडिसिन्स। अगर आप हेल्थ की बात करते हैं तो जहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी की यूज़ है तो हम वहाँ पे उसको कहेंगे नैनो मेडिसिन्स। जो नैनो टेक्नोलॉजी के जो फादर माने जाते हैं वो है फिजिस्ट रिचर्ड फैमन। ये अमेरिकन है और इन्होंने एक बात की थी। उन्होंने एक मीटिंग में बैठे थे, एक बात कर रहे थे अपने साइंटिस्ट आपस में। उन्होंने आइडिया दिया कि देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। इसका मतलब ये है कि अगर आप मतलब किसी रूम में बैठे और फिर आप सोच मतलब एकदम सोचना शुरू करते कि यार इस रूम के नीचे हम अंडरग्राउंड रूम्स भी बना सकते हैं, तो इसके नीचे और भी रूम्स बना सकते हैं। तो इस तरह ये नैनो टेक्नोलॉजी का आगाज़ हुआ और मतलब उन्होंने फिर मैटर को लेके, अच्छा ये हुआ कहाँ कहाँ था, ये फिजिकल सोसाइटी मीटिंग हो रही थी द कैलिफोर्नियन एट द कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलटेक ऑन December 29, 1959, लॉन्ग बिफोर द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी वॉज यूज। अच्छा इसमें क्या हुआ था? इन दिस टॉक फेमन डिस्क्राइब्ड अ प्रोसेस in which scientists would be able to manipulate and control individual atoms and molecules। फेमन ने एक आइडिया दिया कि अगर आप मैटर को ले तो मैटर के जो पार्टिकल्स है, अगर हम उस पर काम करें नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से, तो हम जितने भी पार्टिकल्स होंगे विद इन अ मैटर, यानी कि मैटर्स के जो पार्ट होंगे या जो पार्टिकल्स होंगे विद इन अ मैटर, उसको हम मैनिपुलेट भी कर सकेंगे, उस पर हम कंट्रोल भी कर सकेंगे और उसको हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं। It wasn't until 1981 with the development of a scanning tunneling microscope that could see individual atoms that modern technology began। ये जब माइक्रोस्कोप बनने के बाद फिर इस पे एक कंप्लीट काम वर्कआउट शुरू हो गया और इसी तरह। अच्छा नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक टर्म है नैनो साइंस। नैनो साइंस है क्या? नैनो साइंस इज एन emerging area of science which concerns itself with the study of materials that have very small dimensions। इसको नैनो साइंस क्या है कि अगर आप एक मैटर को एक छोटे लेवल पे डिफाइन करते हैं या स्टडी करते हैं, इसको हम नैनो साइंस कहते हैं। इट कैनॉट रियली बी कॉल्ड केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। All sorts of scientists are studying very small things in order to better understand our world। अब होता क्या है कि ये कंप्लीट साइंस नहीं है जैसे हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, फिजिक्स की या बायोलॉजी की। ये जो नैनो साइंस है इट इज़ डिफरेंट और हर फील्ड में ये यूज़ हो रही है, क्योंकि हर फील्ड के साइंटिस्ट चाहते हैं कि छोटे लेवल पे काम करें ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर कंसेप्चुलाइजेशन उनके अंदर इंस्टॉल हो सके। तो जो नैनो साइंस है उसको हम यूँ डिफाइन करेंगे जैसे कि नैनो साइंस इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड मटेरियल्स ऑन एन अल्ट्रा स्मॉल स्केल। यानी अगर आप मैटर को बहुत ही छोटे लेवल पे, यानी उनकी मतलब जो पार्टिकल लेवल पे अगर आप एक मैटर को स्टडी करते हैं, मतलब पार्टिकल्स लेवल पे या ब्रांचेस लेवल पे अगर आप उसको स्टडी करेंगे, अल्ट्रा स्मॉल यानी वेरी स्मॉल लेवल पे अगर आप स्टडी करते किसी मैटर को, किसी स्ट्रक्चर को या किसी भी कंपाउंड या मटेरियल को, अगर आप एक लो मतलब छोटे लेवल पे या छोटे स्केल पे आप उसको स्टडी करते हैं, तो हम इसको नैनो साइंस कहते हैं। अ नैनोमीटर इज 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर। यानी अगर एक मीटर के बिलियंथ पार्ट को हम ले लें,
1 बिलियन पार्ट ऑफ ए मीटर, इसको हम नैनोमीटर कहते हैं। नैनोमीटर भी इज द पार्ट ऑफ नैनो साइंस। ये एक मेयरिंग टूल है जो कि हम नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो साइंस में यूज करते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बिगिंस एट नैनो लेवल। हमने पहले पढ़ा था केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कि जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज होंगी किसी भी कंपाउंड की या किसी भी मैटर की, तो वो बिगिन होती है नैनो लेवल पे। सपोज का इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, अगर हम एक मैटर सपोज एक बात करें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक मैटर को वही डिफाइन करते हैं, किस पे पॉजिटिव चार्ज आना है, किस पे नेगेटिव चार्ज आना है। इसी तरह एक जो अगर आप पार्टिकल को स्टडी करेंगे तो जो नैनो लेवल होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती है चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल, तो वो नैनो लेवल पे हम उसको डिफाइन करते हैं। अगर हम देखें तो जो नैनो साइंस है या नैनो टेक्नोलॉजी की जो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी एक्सटेंसिव है। हमारे हेल्थ से लेके मेडिसिन से लेके इन्वायरमेंट तक, फिर एनर्जी प्रोडक्शन तक वो इन्वॉल्व है। इलेक्ट्रॉनिक्स में नैनो साइंस या नैनो टेक्नोलॉजी के बहुत ही ज़्यादा रोल है। इसी तरह बहुत सारे टेक्सटाइल्स, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, केमिस्ट्री एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारे फील्ड्स जो है ये अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ नैनो साइंस है। इन्वायरमेंट में अगर आप बात करें तो डिकंटेमिनेशन फिल्टर्स जो होते हैं उनमें नैनो पार्टिकल्स हम यूज़ करते हैं ताकि वो डिटेक्ट कर सके जितने भी सेंसर्स हैं। अब अगर लाइफ की बात करें, डेली लाइफ की बात करें, तो आपके मोबाइल में स्मार्ट कार्ड्स आते हैं या स्मार्ट चिप्स आते हैं या छोटे चिप्स आते हैं जिनका मेमोरी कार्ड भी कहते हैं। वो जो चिप्स है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ नैनो साइंस या नैनो टेक्नोलॉजी। इसी तरह साइंस है जो एनर्जी प्रोडक्शन है, फ्यूल सेल मेम्ब्रेन्स है या नैनो पार्टिकल्स है, वहाँ एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा उनका रोल वहाँ पे भी है। जो ड्रग, अगर मेडिसिन की बात करें, ड्रग आइडेंटिफिकेशन के लिए जितने भी सेंसर्स बनाए जाते हैं दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी। ड्रग डिलीवरीज हो या फिर अगर आपने प्रिवेंशन करनी है, ड्रग्स को प्रिवेंट कैसे करते हैं, मेडिसिन को प्रिवेंट कैसे करते हैं, तो वो जहाँ पे वो प्रोसेसेस इन्वॉल्व है वहाँ पे भी नैनो साइंस या नैनो पार्टिकल्स काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं। और इसी तरह बहुत सारे वर्कआउट लाइफ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में या डेली रूटीन में नैनो साइंस बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। टेक्सटाइल से लेके कंस्ट्रक्शन तक, ट्रांसपोर्ट्स में रॉ मटेरियल जो आपकी गाड़ी के जो रोगन या रंगत कहते हैं उसे, तो वहाँ पे भी जो पार्टिकल्स होंगे, रंग कैसे बनाना है, वहाँ पे जो मतलब उनका जो नीचे वाला यानी बैकग्राउंड जो है पेंटिंग की, वहाँ पे भी नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है कि सपोज आप मास्टर्स पेंट्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं अपनी दीवारों के लिए या फिर अपने घर के नक्शे के लिए, तो जो आपके जो कलर है या पेंट है वहाँ पे भी नैनो पार्टिकल्स की कम्बिनेशंस की वजह से आपकी जो प्रॉपर्टी है फिजिकल या केमिकल वो इवॉल्व हो जाती है, गैल्वनाइज हो जाती है। इसी तरह बहुत सारे वर्कआउट है हमारी लाइफ में इसके। अगर नैनो साइंस की हम बात कर रहे हैं तो नैनो पार्टिकल्स का वहाँ पे इन्वॉल्व होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विदाउट नैनो पार्टिकल्स देर इज़ नो ओरिजिन ऑफ नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो पार्टिकल्स क्या है कि आप नैनो पार्टिकल इज़ और अल्ट्रा फाइन पार्टिकल इसको भी कहते हैं, इज़ यूजुअली डिफाइंड एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर दैट इज़ बिटवीन 1 and 100 नैनोमीटर्स इन डायमीटर। अगर एक पार्टिकल की जो डायमीटर है वो 1 से लेके 100 नैनोमीटर्स हो उसको हम नैनो पार्टिकल्स कहते हैं। द टर्म्स इज समटाइम यूज फॉर लार्जर पार्टिकल्स अप टू 500 नैनोमीटर्स। यानी अगर आपकी जो पार्टिकल है उसके जो डायमीटर है उसकी डायमीटर 1 से लेके 500 नैनोमीटर्स है, समटाइम उसको भी हम नैनो पार्टिकल्स कहते हैं। नैनो पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स और ये डिफाइन करते हैं आपके मैटर या आपकी जो मटेरियल है, कंपाउंड है, यहाँ से आपकी प्रॉपर्टीज बिगन हो जाती है, यहाँ पे डिसीजंस लेना शुरू हो जाते हैं। नैनो पार्टिकल्स में ये सामने हैं कि जैसे अशकाल है, इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स हो सकते हैं, पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल्स हो सकते हैं, सॉलिड लिपिड्स नैनो पार्टिकल्स, लाइपोसोम्स हमने पढ़े हैं, डेंड्राइमीटर्स, नैनो ट्यूब्स,
नैनो क्रिस्टल्स, ये है कुछ टाइप जो नैनो पार्टिकल्स के हैं और हमारे डेली लाइफ में या फिर नैनो साइंसेज में यूज़ होते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ नैनो पार्टिकल। ज़रा हम देखते हैं कि नैनो पार्टिकल्स के एप्लीकेशंस क्या है। हमने पहले डिस्कस किया है नैनो साइंस के एप्लीकेशंस। नैनो साइंस के एप्लीकेशन तब अप्लाई होगी जब आपके पास नैनो पार्टिकल्स होंगे। नैनो पार्टिकल्स होंगे तो नैनो साइंस आपकी अपेयर हो जाएगी। तो इसी तरह जैसे हमने उधर ऊपर पढ़े थे कि यार नैनो साइंस के एप्लीकेशंस क्या है, नैनो पार्टिकल्स वही एप्लीकेशंस नैनो पार्टिकल्स से बिगिन होते हैं। नैनो पार्टिकल्स आपके टेक्सटाइल से लेके बायोमेडिकल तक, हेल्थ केयर से लेके फूड और एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्वायरमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन, ओवरऑल जो है आपके नैनो पार्टिकल्स इनमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सब फॉर एग्जांपल अगर आप इन्वायरमेंटल कैटलिस्ट की बात करें, वहाँ पे नैनो पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे क्वांटम कंप्यूटर्स, आपके माइक्रोचिप्स, ड्रग कंट्रोल रिलीजेज, बायोकम्पोसाइट्स, बहुत सारे एक्सटेंसिव इनके जो है एप्लीकेशंस है हमारे डेली लाइफ से लेके हमारी न फ्यूचर प्लानिंग के सेंसेस जो है, और जो पास्ट हम आइडेंटिफिकेशन विद दी फोसिल्स, वहाँ पे जो सेंसर यूज़ हो रहे हैं वो भी नैनो पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। यूवी प्रोटेक्शंस के लिए जितने भी आपने स्लाइड्स बनाए या कर्टन्स बने हैं अभी तक, वहाँ पे भी नैनो पार्टिकल्स यूज़ हो रहे हैं। बूंद ग्रोथ से लेके डेंटल जो सेरेमिक्स है वहाँ पे नैनो पार्टिकल्स इन्वॉल्व है। एमआरआई जो है, एमआरआई जो है वो हेल्थ की एक एमआरआई होती है, उसमें नैनो पार्टिकल्स या नैनो चिप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो बहुत सारे पार्ट अगर आप देख ले तो बहुत सारे हमारे मतलब यू सोचो कि दिस इज द मेन थिंग, नैनो पार्टिकल इज द मेन थिंग दैट बिगेन्स from a basic level and give growth to the nano science and then give birth to the nanotechnology। और नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से हम बहुत कुछ कर रहे हैं हमारी डेली लाइफ से लेके हमारी प्लानिंग तक। तो नैनो पार्टिकल्स ना हो तो ये नैनो साइंस नहीं होंगे और ना ही आपके पास नैनो टेक्नोलॉजी की बर्थ होगी। Assalamu alaikum class. My name is Humez Iqbal. Today my topic of presentation is biohydrogen. First of all, what is biohydrogen? Biohydrogen is defined as hydrogen produced biologically, most often by algae, microorganism, etc. इसको बायोहाइड्रोजन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें इवॉल्व हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सनलाइट के थ्रू अपनी फूड को खुद प्रिपेयर कर रहे होते हैं। हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के डिफरेंट वेज हैं। एक बायोफोटोलाइसिस से प्रिपेयर की जा रही है, फ्यूल सेल से इसको तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा एग्रीकल्चर वेस्ट को यूज़ करके इससे बायोहाइड्रोजन की प्रोडक्शन हो रही है। जो हाइड्रोजन है इसको फ्यूचर फ्यूल कहा जा रहा है। इसमें डिफरेंट किस्म के करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल कहा जा रहा है, मेनली ड्यू टू हाई कन्वर्जन एनर्जी, रिसाइक्लेबिलिटी एंड नॉन पोल्यूटिंग नेचर। जो हाइड्रोजन है नॉन पोल्यूटिंग इन नेचर है, इस वजह से इसको फ्यूचर फ्यूल कहा जा रहा है। बायोहाइड्रोजन प्रोडक्शन प्रोसेस आर फाउंड टू बी मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एंड लेस एनर्जी इंटेंसिव। मतलब इसमें एनर्जी भी कम यूटिलाइज हो रही है और जो है इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल भी हैं। और भी प्रोसेसेस हैं जिससे हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे थर्मोकेमिकल हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस हैं। इनमें ये है कि हाइड्रोजन जो है प्रोड्यूस तो हो रही है, लेकिन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के दौरान ही कार्बन डाइऑक्साइड की मैसिव अमाउंट रिलीज़ हो रही है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है। जो बायोहाइड्रोजन है इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1939 में हैन गैफ्रॉन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। उनकी इन्वेंशन ये थी कि उन्होंने ये बताया था कि जो एलजी है ये भी फोटोऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। एलजी है ये बायोहाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। इसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट ने रिसर्चेस की और उन्होंने डिफरेंट इन्वेंशंस की कि इसको सिर्फ एक तरीके से नहीं प्रिपेयर किया जा रहा है। इसको बायोहाइड्रोजन प्रोडक्शन के डिफरेंट वेज हैं जिनसे इनको प्रिपेयर किया जा रहा है। इसको स्टोर कैसे किया जा रहा है, इसको यूटिलाइज कैसे किया जा रहा है, इसके डिफरेंट वेज हैं। नेक्स्ट है कि जो ये एक डायग्राम बनी हुई है, इसमें सारा स्केच मौजूद है।
जैसे कि सबसे ज़्यादा जो फैक्ट्रीज़ में है वहाँ से सबसे ज़्यादा फ्यूल गैस यूज़ हो रहा है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मैसिव अमाउंट जो होती है वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो रही है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है, इसको हम लोग इस अमाउंट ऑफ कार्बन को कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद यही जो इसके बाद इसी कार्बन को बायोफोटोलाइसिस में यूटिलाइज़ किया जाता है, जो सिर्फ इनडायरेक्ट बायोफोटोलाइसिस में यूज़ होती है। और फिर इसे हम हाइड्रोजन फ्यूल बसेस को बनाते हैं, जिनमें जो है हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज़ हो रही होती है। इसके बाद है कि रॉ वेस्ट जो होता है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा होता है। इसको जो वेस्ट होता है, इसको डार्क फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसके बाद है कि ये जो है रॉ मटेरियल, इससे MEC वो किया जाता है प्रोड्यूस, जो है माइक्रोबियल इलेक्ट्रोलाइसिस सेल्स। फिर ये जो है इनके प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और इसके बाद है कि फोटो फर्मेंटेशन के थ्रू भी हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है। फ्यूल सेल के बाद फ्यूल सेल भी जो है हाइड्रो पहले MEC से फ्यूल सेल को वो किया जाता है, जो इसमें ना हाइड्रोजन यूज़ होती है, मीन्स जो हाइड्रोजन के यूज़ से बनते हैं। इसमें यह कि जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय कंबाइनिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। The hydrogen reacts with oxygen across an electrochemical cell similar to that batteries and produce electricity. इसके दौरान इसी तरह फ्यूल सेल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती, इसमें इसकी जो प्रोडक्ट होता है वो वाटर भी होता है और अमाउंट ऑफ हीट भी होती है जो प्रोड्यूस हो रही होती है। इसके अलावा है कि हाइड्रोजन फ्यूल कार्स तैयार की जा रही हैं, जो हाइड्रोजन को वो करेंगी, हाइड्रोजन को यूटिलाइज़ करेंगी, मींस एज अ फ्यूल यूज़ करेंगी हाइड्रोजन को। इसके अलावा ये कि हाइड्रोजन जो है इसको स्टोरेज इसका करना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन को ना स्टोर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्क है। हाइड्रोजन इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टोर बिकॉज हैज़ वेरी लो वॉल्यूमेटिक एनर्जी डेंसिटी। इसका एक तो वॉल्यूम बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम इसको स्टोर नहीं कर सकते। इट इज़ सिंपलेस्ट एंड लाइटेस्ट एलिमेंट, और इसका ये है कि पीरियोडिक टेबल में ये सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट एलिमेंट होता है। इसको इसलिए स्टोर करना डिफ़िकल्ट होता है, करते तो हैं लेकिन डिफ़िकल्ट है। ये नेक्स्ट स्केच है जिसमें बायोहाइड्रोजन प्रोडक्शन के प्रोसेसेस बताए गए हैं कि प्रोसेसेस क्या हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म इसमें हैं, किन किन ऑर्गेनिज्म की मदद से जो है हाइड्रोजन प्रोडक्शन हो रही है, और एंड प्रोडक्ट क्या है। इसके मेनली जो हैं 2 प्रोसेसेस हैं जो इसमें एक्सप्लेन करने हैं। एक है फर्मेंटेशन और है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस को भी नेक्स्ट 2 टाइप्स में फर्दर डिवाइड किया गया है। डायरेक्ट बायोफोटोलाइसिस है और इनडायरेक्ट बायोफोटोलाइसिस है। इनडायरेक्ट बायोफोटोलाइसिस में कौन से ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते हैं, जिनमें साइनोबैक्टीरिया है, एल्गी हैं। इनडायरेक्ट में भी साइनोबैक्टीरिया हैं और एल्गी हैं। ये इनका जो एंड प्रोडक्ट है वो हाइड्रोजन है। इस तरह बायोहाइड्रोजन की प्रोडक्शन हो रही है। और नेक्स्ट है कि फर्मेंटेशन से भी हाइड्रोजन की प्रोडक्शन हो रही होती है। इसके भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, डार्क फर्मेंटेशन है और फोटो फर्मेंटेशन है। डार्क फर्मेंटेशन में भी ऑर्गेनिज्म जो इवॉल्व हो रहे होते हैं वो मीज़ोफिल होते हैं और थर्मोफाइल होते हैं। ये एक हाइब्रिड प्रोसेस होता है, जिसमें एक हाइब्रिड प्रोसेस के थ्रू जो है ना हाइड्रोजन प्रोडक्शन हो रही होती है। और इसके बाद है कि फोटो फर्मेंटेशन में भी जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते हैं सल्फर रिच होते हैं और नॉन सल्फर होते हैं। और ये भी फिर जो बाय यूजिंग फोटो फर्मेंटेशन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन कैसे होती है, और ये जो इसका एंड प्रोडक्ट है वो हाइड्रोजन प्रोडक्शन होता है। मतलब ये प्रोसेसेस हैं जिसमें मतलब हाइड्रोजन प्रोडक्शन हो रही है, ऑर्गेनिज्म कौन से हैं और जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है ना वो है बायोफोटोलाइसिस के, मतलब बायोफोटोलाइसिस क्या है, फिर उसमें डायरेक्ट फोटोलाइसिस क्या है, इनडायरेक्ट फोटोलाइसिस क्या है, इनका प्रोसेसेस क्या हैं, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में ये देखते हैं। नेक्स्ट है बायोहाइड्रोजन प्रोडक्शन का प्रोसेस, बायोफोटोलाइसिस। Biophotolysis, first of all, what is biophotolysis?
Biophotolysis is splitting of water molecule in the presence of sunlight in biological system. बायोलॉजिकल सिस्टम में वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, उसको कहते हैं कि बायोफोटोलाइसिस। और बायोफोटोलाइसिस के जो में जो इवॉल्व होते हैं वो फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सनलाइट को यूटिलाइज करके अपनी फूड को खुद प्रिपेयर कर रहे होते हैं। इसमें होते हैं माइक्रोएल्जी हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं। माइक्रोएल्जी और साइनोबैक्टीरिया जनरेट करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये जो है एंड प्रोडक्ट जो होता है बायोफोटोलाइसिस का, हाइड्रोजन की प्रोडक्शन होती है। और जो इसका मेन सोर्स है कि फोटोलाइसिस मींस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होगी वो सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, इसलिए इसको कहते हैं बायोफोटोलाइसिस। आगे है बायोफोटोलाइसिस की फर्दर 2 टाइप्स हैं, जिसमें है डायरेक्ट बायोफोटोलाइसिस और इनडायरेक्ट बायोफोटोलाइसिस। नेक्स्ट है डायरेक्ट बायोफोटोलाइसिस। हाइड्रोजन प्रोडक्शन बाय डायरेक्ट बायोफोटोलाइसिस प्रोसेस यूज सोलर एनर्जी एंड फोटोसिंथेटिक सिस्टम of algae to convert water into chemical energy. Light light absorbed by photosystem 1 and photosystem 2. Photosystem 1 is PS11 and photosystem 2 is PS1. The light absorbed by photosystem 1 PS11 required the breakdown of water into electrons, protons and oxygen molecule. देन ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव करते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन देन ट्रांसपोर्ट थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यूजिंग एनर्जी एब्जॉर्ब PS1 मीन्स फोटोसिस्टम सेकेंड रिडॉक्शन टू हाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये 2 एंजाइम हैं फेरोडॉक्सन और हाइड्रोजिनेज एंजाइम्स होते हैं जो बाद में कैटालिस्ट के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं। दिस एंजाइम आर यूज कैटालिस्ट फॉर रिकम्बिनेशन प्रोसेस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन टू इवॉल्व द हाइड्रोजन गैस। यही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब स्प्लिट होता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इवॉल्व होते हैं, और जब इनको रिकम्बाइन करते हैं तो फिर इसमें हाइड्रोजिनेज एंजाइम और फिरिडॉक्सन एज अ कैटालिस्ट यूज़ हो रहे होते हैं। इस तरह जो है हाइड्रोजन गैस इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो रही होती है। दिस मैकेनिज्म इज आल्सो रेफर्ड एज वन स्टेज डायरेक्ट बायोफोटोलाइसिस वेयर hydrogenase is produced directly from from water and solar energy from photosynthetic system। मीन्स इसका जो है ओवरऑल रिएक्शन है वो ये है 2H2O प्लस सनलाइट। आगे है एरो प्रोडक्ट्स बनते हैं कि 2 हाइड्रोजन कंपाउंड्स और ऑक्सीजन जो है इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाती है। इस तरह जो डायरेक्ट बायोफोटोलाइसिस है ये सिंगल स्टेट रिएक्शन है, मीन्स एक ही उसमें कंप्लीट हो जाता है। और इसमें जो है हाइड्रोजन इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाती है और ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज़ होती है। ऑक्सीजन जो है वो इको फ्रेंडली है, इसलिए ये बायोफोटोलाइसिस जो है इससे हाइड्रोजन प्रोडक्शन इको फ्रेंडली होती है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट बायोफोटोलाइसिस। इनडायरेक्ट बायोफोटोलाइसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर via microalgae and cyanobacteria photosynthetic system to convert solar energy into chemical energy। इसमें ये 2 स्टेज रिएक्शन होता है। इसमें ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, इसमें 2 स्टेप इवॉल्व होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज बायोमास प्रोडक्शन थ्रू फोटोसिंथेटिक सिस्टम। इसमें यह है कि फर्स्ट जो इसका रिएक्शन है इसमें वाटर मॉलिक्यूल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लाजमी होती है इनडायरेक्ट में, और लाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप विच यूटिलाइज द बायोमास रिच कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम हाइड्रोजन प्रोडक्शन फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन फर्मेंटेशन। ये जो है ये सिंगल सेकंड इसका स्टेज है कि जो है ग्लूकोज है उसको दोबारा वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो फिर उस दौरान एसिटिक एसिड और हाइड्रोजन जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्वायरमेंट में रिलीज़ होती है। ये जो है इनडायरेक्ट बायोफोटोलाइसिस है, और मोस्टली ये साइनोबैक्टीरिया इनडायरेक्ट बायोफोटोलाइसिस को परफॉर्म करते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट रिलीज़ होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि ज़्यादा मतलब होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये है इनडायरेक्ट बायोफोटोलाइसिस।
तो बायो हाइड्रोजन प्रोडक्शन की हम बात कर रहे थे। फर्मेंटेशन भी एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हाइड्रोजन प्रोडक्शन होती है, और जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है उसको हम बायो हाइड्रोजन प्रोडक्शन कहते हैं। फर्मेंटेशन एक्चुअली इज़ द प्रोसेस इन विच अ सबस्ट्रेट और अ सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अगर एक सब्सटेंस फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस जो है, एक प्रोडक्ट है, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड बैक्टीरिया प्ले अ रोल इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस। जैसे हमें पता है कि हमने बचपन में, मतलब बहुत अर्लियर क्लासेस में हमने पढ़ा था, योगर्ट प्रोडक्शन जो है, दही जमने में फर्मेंटेशन प्रोसेस इन्वॉल्व है। ब्रेड, वाइन और बियर एंड अदर फूड प्रोडक्ट में जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। इसी तरह तो जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन है उसमें भी फर्मेंटेशन का काफ़ी रोल है और यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। तो फर्मेंटेशन के ज़रिए जो हाइड्रोजन प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी उसको हम फर्मेंटेटिव हाइड्रोजन कहेंगे, और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। प्रोडक्शन जो है हाइड्रोजन प्रोड्यूस इन दिस मैनर इज़ ऑफन कॉल्ड बायो हाइड्रोजन। इसको हम बायो हाइड्रोजन इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर बायो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे पहले हमने कहा कि ईस्ट और जो है बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस में। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस को फर्मेंटेटिव हाइड्रोजन प्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द सेवरल एनारोबिक कन्वर्जन्स। और इसके आगे दो प्रोसेसेस है फर्मेंटेशन की जिससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, वो है एक डार्क फर्मेंटेशन और एक है फोटो फर्मेंटेशन। अच्छा, तो मैं जैसे बताया था कि डार्क फर्मेंटेशन और फोटो फर्मेंटेशन होती है। जो आगे फर्मेंटेशन हाइड्रोजन प्रोडक्शन है उसमें डार्क फर्मेंटेशन एक्चुअली ये है कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड occurs under anoxic और anaerobic conditions, यानी ऐसे कंडीशंस जहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, यानी O2 मॉलिक्यूल्स की जहाँ पे एब्सेंटी हो, तो उस कंडीशंस को हम क्या कहेंगे, डार्क फर्मेंटेशन प्रोसेस। द की पाथवे इज द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें होता है यूँ है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो है सबस्ट्रेट जो है वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियाज और सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर जाते हैं, और इसी प्रोसेस के दरमियान जो है हाइड्रोजन प्रोडक्शन होती है। इसके साथ साथ अदर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स सच इज़ वोलेटाइल फैटी एसिड्स और अल्कोहल भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसके भी जैसे हमने पहले कहा था कि यार जो फोटोलाइसिस में फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे भी हाइड्रोजिनेसिस और डीहाइड्रोजिनेसिस का प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है। दीज सबस्ट्रेट हैव प्रोवाइडेड building blocks and metabolic energy for the bacterial growth. Biological hydrogen production has been studied in a wide range of organisms, biological belonging to diverse taxonomical groups. Actually, usually जो anaerobic bacteria such as Clostridia sp है या फिर Enterobacter sp डार्क फर्मेंटेशन में यूज़ होती है, और डार्क फर्मेंटेशन के जरिए हाइड्रोजनेसिस और डीहाइड्रोजनेसिस 2 स्टेप्स है। अगर आपको देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएंगे वो इन्वॉल्व है यहाँ पे डार्क फर्मेंटेशन। जो अदर प्रोसेस है उसको हम फोटो फर्मेंटेशन कहेंगे, जहाँ फोटो फर्मेंटेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन प्रोडक्शन होती है, बायो हाइड्रोजन प्रोडक्शन। फोटो फर्मेंटेशन इज कैरीड आउट बाय नॉन ऑक्सीजनिक photosynthetic bacteria that use sunlight and biomes to produce hydrogen। यहाँ पे भी डायरेक्टली ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज है वो सनलाइट को यूज़ करके ऑक्सीजन प्रोडक्शन करती है। जैसे पर्पल नॉन सल्फर है और ग्रीन सल्फर बैक्टीरियाज आर इन्वॉल्व। जैसे कि उनमें जो ग्रीन सल्फर है या पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरियाज में रोडोबैक्टर स्फेरॉइड्स है या क्लोरोबियम वाइब्रोफॉर्म है। इस तरह ये बैक्टीरियाज है जो इन्वॉल्व है। इनको अक्सर इनको एक्चुअली फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। दीज आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस बाय यूजिंग सोलर एनर्जी एंड रिड्यूस कंपाउंड्स। अच्छा, देयर फोटोसिंथेटिक सिस्टम डिफर फ्रॉम ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। अच्छा, ये जो बैक्टीरियाज है, जैसे मैंने बताया था कि नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज जो है वो डिफर कर जाती है फोटोसिंथेटिक या ऑक्सीजनेटिक। जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है बैक्टीरियाज, उनसे ये डिफर कर जाती है क्योंकि ड्यू टू देयर रिक्वायरमेंट फॉर रिड्यूस
substrates and their inability to oxidize water. Photosynthetic bacteria जो है have long been studied for their capacity to produce hydrogen through the actions of their nitrogenous system. तो इसी तरह ये डार्क और जो है फोटो फर्मेंटेशन बहुत अच्छा, इनके भी आगे फर्दर स्टेप्स है, रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, रिएक्शन की प्रोडक्शन होती है, पहले सबस्ट्रेट को हम ब्रेक डाउन कर जाते हैं, फिर सबस्ट्रेट से अल्कोहल बनते हैं या फिर दूसरे भी प्रोडक्ट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे इन्वॉल्व होती है, और साथ साथ जो बाई प्रोडक्ट हमें हाइड्रोजन की भी यहाँ मिलती है। इसलिए जो डार्क फर्मेंटेशन और फोटो फर्मेंटेशन, इनमें भी आप हाइड्रोजनेसिस, डीहाइड्रोजनेसिस, मिथोजेनेसिस, डीमिथोजेनेसिस, 3-4 और भी प्रोसेस जो कि इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है हाइड्रोजन प्रोडक्शन विद द वे ऑफ फर्मेंटेशन। एक्चुअली जो डिफरेंस है डार्क फर्मेंटेशन और फोटो फर्मेंटेशन की वो बेसिक है। जैसे डार्क फर्मेंटेशन के लिए लाइट रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे नाम से हमें पता चलता है इट टेक्स प्लेस इन अ डार्कर प्लेस और डार्कर फेस, जो लेकिन लाइट जो है रिक्वायर्ड है फोटो फर्मेंटेशन में। फोटो फर्मेंटेशन में इसलिए रिक्वायर्ड है कि जो नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज है वो लाइट को ब्रेक करके और बायोम्स को ब्रेक करके वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर जाती है। इसी तरह जो है H2 प्रोड्यूस अकर ड्यूरिंग सबस्ट्रेट डिग्रेडेशन इन डार्क फर्मेंटेशन। जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन है वो सबस्ट्रेट डिग्रेडेशन के दौरान जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, डार्क फर्मेंटेशन है। लेकिन जो फोटो फर्मेंटेशन है उसमें H2 प्रोडक्शन अकर्स ड्यूरिंग सबस्ट्रेट सिंथेसिस। सबस्ट्रेट सिंथेसिस के जो प्रोसेस है, जो ड्यूरिंग है फोटो फर्मेंटेशन में हाइड्रोजन प्रोडक्शन वहाँ होती है। जो डार्क फर्मेंटेशन है उसमें हम यूटिलाइज कर जाते हैं वेस्ट वाटर इज अ सबस्ट्रेट, लेकिन जो फोटो फर्मेंटेशन है हाई स्ट्रेंथ एंड टॉक्सिक वेस्ट वाटर कैन नॉट सर्व एज अ सबस्ट्रेट। जो टॉक्सिक या हाई स्ट्रेंथ जो है वेस्ट वाटर हम एज अ सबस्ट्रेट फोटो फर्मेंटेशन में नहीं यूज़ कर सकते। जो डार्क फर्मेंटेशन है उसमें एसिडोफिलिक pH फेवर्स H2 प्रोडक्शन या हाइड्रोजन प्रोडक्शन को जो है एसिडोफिलिक जो कंडीशंस है वो फेवर कर जाते हैं। लेकिन फोटो फर्मेंटेशन में ऑलमोस्ट न्यूट्रल pH इज़ फेवरेबल फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन, यानी हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए जो है न्यूट्रल, ऑलमोस्ट न्यूट्रल pH फेवरेबल है। जो डार्क फर्मेंटेशन है CO2 इज रिलीज्ड या रिलीजेज अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन प्रोडक्शन या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रोडक्शन, CO2 भी रिलीज हो जाती है। लेकिन जो है फोटो फर्मेंटेशन में है CO2 जो है या कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिक्स्ड हो जाती है टू कार्बन सोर्स अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन जनरेशन। जो है फोटो फर्मेंटेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है वो फिक्स हो जाती है दूसरी जो दूसरा कोई सब्सटेंस हो या फिर प्रोड्यूस या प्रोडक्ट हो उसके साथ, और साथ साथ में हाइड्रोजन जनरेशन भी हो जाती है। जो डार्क फर्मेंटेशन है उसमें हाइड्रोजनेसिस क्लास ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। जो हाइड्रोजनेसिस क्लास ऑफ एंजाइम्स है, जितने भी एंजाइम जो हाइड्रोजनेसिस क्लास के होते हैं वो हाइड्रोजन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन डार्क फर्मेंटेशन में फोटो फर्मेंटेशन में जो बोथ हाइड्रोजनेसिस एंड नाइट्रोजनेसिस इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। जो डार्क फर्मेंटेशन है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है या O2 मॉलिक्यूल्स है फेवर्स हाइड्रोजनेसिस एक्टिविटी। हाइड्रोजनेसिस एक्टिविटी मतलब बहुत अच्छी यहाँ पे फंक्शन कर जाती है ऑक्सीजन के एब्सेंस में। लेकिन फोटो फर्मेंटेशन में जो है O2 generated during photolysis show inhibitory effects on both hydrogenesis and nitrogenesis activity। यहाँ पे ये डिफर कर जाती है। जो है डार्क फर्मेंटेशंस में volatile fatty acids are generated during acidogenesis along with the hydrogen production। लेकिन जो है फोटो फर्मेंटेशन में VFA या volatile fatty acid जो है be a good substrate for हाइड्रोजन प्रोडक्शन। जो है डार्क फर्मेंटेशन में यहाँ पे NAD जो एनर्जी बॉन्ड्स है यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है और एक्ट एज अ प्रोटॉन सोर्स। लेकिन यहाँ फोटो फर्मेंटेशन में NADP जो एनर्जी सोर्स है एक्ट एज अ प्रोटॉन सोर्स। अच्छा, जो डार्क फर्मेंटेशन में है H2 पार्शियल प्रेशर इज रिड्यूस्ड थ्रू द रिवर्सिबल हाइड्रोजनेसिस।
H2 जो है प्रेशर इज रिड्यूस्ड थ्रू द रिवर्स हाइड्रोजनेसिस, लेकिन जो फोटो फर्मेंटेशन में H2 पार्शियल प्रेशर इज रिड्यूस्ड थ्रू द अपटेक हाइड्रोजनेसिस। क्या है कि जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर वो है रिड्यूस हो जाती है अपटेक बाय थ्रू द अपटेक ऑफ हाइड्रोजनेसिस। इसी तरह ये इन कुछ खास पॉइंट्स में जो डार्क फर्मेंटेशन है और फोटो फर्मेंटेशन एक दूसरे से डिफर कर जाते हैं।